तेजस्विनी के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और कावेरी मेहंदी के संग खुशियों से भर दे गहरा रंग। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम तेजस्विनी में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। कुछ घटनाएं इतिहास बना देती हैं और समृद्ध हिंदी साहित्य के इतिहास में भी ये घटना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाएगी जब हिंदी साहित्य के उपन्यास रेत समाधि को विश्व ने सलाम किया। वैश्विक मंच पर इसे सराहना मिली इंटरनेशनल बुकर प्राइज के रूप में। रेत समाधि, जिसकी लेखिका हैं गीतांजलि श्री। हिंदी साहित्य के इस गौरवशाली पल से जुड़ी यही लेखिका गीतांजलि श्री हैं हमारी आज की तेजस्विनी। The winner of the 2022 International Booker Prize is Tomb of Sound by Gitanjali Shri. गीतांजलि श्री हिंदी साहित्य की ऐसी लेखिका जिन्होंने अपने मन की गहराइयों में कुलबुलाती सोच को अक्षरों में गढ़कर जब कहानी के रूप में रचा तो उसे विश्व मंच पर सम्मान मिला। आपके उपन्यास रेत समाधि और उसके अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड को जब इंटरनेशनल बुकर प्राइज से नवाजा गया तो हिंदी साहित्य को मिली इस अंतरराष्ट्रीय पहचान से साहित्य जगत गदगद हो उठा। बचपन से सुमित्रा नंदन पंत, फिराक गोरखपुरी जैसी दिग्गज शख्सियतों से रूबरू हुई और लेखनी की ओर आकर्षित हो गई। हालांकि आपने अंग्रेजी साहित्य में शिक्षा ली, लेकिन मन मस्तिष्क में रची हिंदी के लेखन से आज उन्हें पहचान मिली है। कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा जैसे साहित्यकारों से प्रभावित गीतांजलि श्री की लेखन शैली में इनके प्रभाव का पुट विदित है। रेत समाधि का फ्रेंच और अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है। 3 दशक से लेखन में जुटी गीतांजलि श्री का ये 5वां उपन्यास है। अपनी लेखनी के बल पर समृद्ध हिंदी साहित्य के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज के रूप में गौरव हासिल करने वाली लेखिका गीतांजलि श्री है हमारी तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात गीतांजलि जी से। गीतांजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं इस इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। शुक्रिया। लगातार ये सिलसिला आपके लिए बधाइयों का तो चल ही रहा है जब से इस सम्मान की घोषणा हुई, लेकिन इतने मंच पर आप अपनी इस किताब के बारे में बोल चुकी हैं, इस पल के बारे में भी बोल चुकी हैं। कितना बदला है आपका जीवन बुकर प्राइज की घोषणा से लेकर अब? अभी तो तूफानी वेग से सब कुछ चल रहा है, उसका अपना मज़ा है, लेकिन उसमें मेरा जीवन और मेरी जो दिनचर्या थी वो सब कहीं गायब है। बिल्कुल। और अच्छा लग रहा है, लेकिन इंतज़ार है कि फिर से अपने क्रम में लौटूं। जी बिल्कुल। तेजस्विनी के मंच पर पद्म भूषण प्राप्त लेखिका प्रतिभा राय जी जब आई थी तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि कहानी को हम नहीं ढूंढते, कहानी हमें ढूंढती है। आपके रेत समाधि की कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? जो उन्होंने बात कही थी वो बहुत ही वाकई बहुत खूबसूरत है। देखिए, हमारे अंदर एक उथल पुथल, एक उद्वेलन, हमारे चारों ओर जो दुनिया है, हमारे तसव्वुर में जो दुनिया है, वो सब तो हर समय चलती ही रहती है। वो तो हमारे भीतर जागृत है ही, वहीं पे कहानियाँ चलती रहती हैं। तो हमें ज़रूरत होती है कि अपने को खाली छोड़ें, अपने को ऐसा पल और ऐसी जगह दें जहाँ पर ये कहानी हमारे भीतर से उभरे और अभिव्यक्ति पाए। तो रेत समाधि के साथ भी वही हुआ है। इसको मुझे लिखने में 6-7 साल लगे हैं, शायद 7-8 साल लगे हैं, मैंने ऐसे हिसाब नहीं लगाया। ये इसके संग में बराबर रही, पर मुझको ये नहीं मालूम था कि मैं इस शब्द से शुरू करूँगी
फिर ये होगा, फिर ये होगा, इस सिलसिले में बढ़ेगा और फिर यहाँ जाएगा। तो ये मेरे लिए भी एक तरह से बिल्कुल अप्रत्याशित बहुत कुछ इसमें है। कोई चीज़ आपको शुरू करा देती है, आपके भीतर एक हौसला होता है कि हम भले ही हमें ये अनजान राह लग रही है, भले ही हमें नहीं मालूम ये किधर पहुंचाएगी, हम उस तरफ जाना चाहते हैं। और हम एक ट्रिगर पॉइंट होता है ना, ट्रिगर पॉइंट, हाँ, तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि ट्रिगर पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है। इसमें जिस चीज़ ने मुझे शुरू कराया है, मैं समझती हूँ एक वृद्धा की पीठ है, और ये ऐसी छवि है जो बहुत ही साधारण है, हम सब इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ट्रिगर ये था, जिज्ञासा यहाँ से शुरू हुई कि ये पीठ क्या संकेत दे रही है, इस वृद्धा के भीतर क्या हो रहा है। कोई एक नई लालसा पैदा हो रही है, कोई एक नई इच्छा किसी और जीवन या अपने जीवन को फिर से जीने की वो हो रही है। वो बिल्कुल स्पष्ट तरह से ये सवाल मेरे मन में नहीं उठे, लेकिन एक जिज्ञासा पैदा हुई। और जितनी साधारण ये छवि है कि वृद्ध जो हैं बेजार और बेकार पड़े होते हैं, असल में उतनी ही साधारण दूसरी छवि है कि वो वृद्ध हो जाते हैं लेकिन जीवन की लालसा उनमें बाकी होती है। बहुत खूब। तो वो चीज़ धीरे धीरे और खुलती चली गई, और मैं कहूँगी कि उस किरदार ने ही मुझे उस तरफ प्रेरित किया। ये नहीं कि मैंने उसमें जान फूंकी, वो उठी, वो धीरे धीरे उठने लगी, और उसने उठकर जो बातें दिखाई और सुनाई, वो बातें हैं जो मुझे आगे लेते चले गए। बहुत खूब, बहुत खूबसूरती से आपने इस बात को सामने रखा है। लेकिन आपके इस उपन्यास में, हालांकि इस पर मैं बाद में भी आऊँगी कि कैसे आपने पढ़ते दर पढ़ते उनके ज़िंदगी की, उनके व्यक्तित्व की, उनकी अभिलाषाओं की, उनकी इच्छाओं की आप खोलती चली गई। लेकिन आपके पुरस्कार के ऊपर अगर मैं वापस आऊँ तो जिस वक्त फ्रैंक वेन इस पुरस्कार की घोषणा कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने बहुत खूबसूरती से एक लेखक और अनुवादक के रिश्ते को भी सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे एक लेखक अपने राष्ट्रीय साहित्य को रचता है, लेकिन एक अनुवादक उसे सीमाओं के परे ले जाता है। एक अनुवाद के तौर पर, क्योंकि ये पुस्तक आसान पुस्तक नहीं है, एक अनुवाद के तौर पर इसको जब इस टोम्ब ऑफ सैंड और रेत समाधि को जब पुरस्कृत किया गया, अनुवादक की भूमिका को फिर आप कैसे आंकती हैं? क्या आप मानती हैं कि अब मौजूदा दौर में हिंदी साहित्य खास तौर पर अनुवादकों की भूमिका के प्रति और गंभीरता से देख पाएगा? उसको देखना चाहिए, और अनुवादक की बहुत बड़ी भूमिका है। और ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए, वो नई दुनियाएं खुलती हैं जब अनुवाद होता है। जो कृति है उसको अलग अलग दुनिया की नागरिकता मिलती है, तो वो तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर बात है और होनी चाहिए। और हमें इसी तरह से हमें मिली हैं कृतियाँ बाहर से। भाई रूसी साहित्य हमें और कैसे मिला है? बिल्कुल। हम लोग जो, मेरे ज़माने में कम से कम, मैं जब पढ़ती थी, यूनिवर्सिटी में थी, रूसी साहित्य का बहुत बोलबाला था, तो वो सब हमें अनुवाद से ही मिला है जी। और उसने हमें गढ़ा है, हमारे अंतर्मन को, हमारी अंतर चेतना को बहुत प्रेरणा दी है, और उसी ने बनाया है बहुत हद तक। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। अनुवाद को तो हम किसी भी तरह से कम करके नहीं देख सकते हैं। मैं समझती हूँ, मैं इसमें बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे जो अनुवादक मिली वो बहुत ही लायक निकली। और आपने ये किताब पढ़ी है तो इसका एक पूरा एक खिलंदड़ा अंदाज है, गंभीर भी है किताब, उसके जो मूल बातें हैं वो गंभीर हैं, लेकिन जो कहने का ढंग है वो बहुत खिलंदड़ा भी है, उसमें बहुत अलग शैली है। हाँ, और बहुत मजाक का पुट भी है। आपको वो आत्मा, उसकी आत्मा पहचाननी है, और आपको उसका जो मूड है उसके संग आपको भी एक में खोना पड़ेगा। और वो खूबी उनमें है। उनको भी मज़ा आ रहा था कि ये तरह तरह से इसको खेला गया है और इधर जाता है उधर जाता है। जिसको वो मज़ा नहीं आएगा वो सिर्फ शब्दों का अनुवाद करेंगे। तो उसने तो बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पूरा अनुवाद
जब वो किताब के तौर पे आया नहीं पढ़ा, लेकिन हम लोगों की क्योंकि इतनी लंबी और इतनी तफसील से बातचीत होती थी तो मुझे मालूम है कि वो किस तरह से उसमें घुसी। उनसे वार्तालाप करके मुझे भी इसके बारे में बहुत कुछ पता चला। हालांकि ये पहले फ्रेंच में ट्रांसलेट हुई थी और यानी मोंतो ने कहा था कि ट्विटर पे कहीं अफवाह थी कि भाई इसको तो ट्रांसलेट करना नामुमकिन है। लेकिन ये फ्रेंच में भी ट्रांसलेट हुई, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुई और इसको पुरस्कार भी मिला। गीतांजलि जी, यहाँ आपसे अनुरोध कि आप हमें अपनी पुस्तक से कोई अंश पढ़कर सुनाएं। उसकी हंसी नहीं मिल रही थी और उसका जीना दूभर हो चला कि खो गई है या थी ही नहीं उसके पास। ए बताओ कि किरदार वही क्यों जो है, गरीब के घर में धन किरदार, बदसूरत के जीवन में सुंदरता, भारत में पाक और अमेरिका खलनायक और नायक, अंधे का मुख्य किरदार आँख और लंगड़े का टांग, निघरी के जीवन में घर किरदार, बेरोजगार के जीवन में नौकरी, उड़ी नींद के जीवन में सोती, और बस करना चाहे हो तो बस देख लो कि हर किसी के जीवन में जो नहीं है वो ही असल किरदार। इसलिए इस बेटे के जीवन में हंसी। शीतल टैंक्स के साथ करिए जल सुरक्षा की तैयारी, क्योंकि जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित। शीतल वाटर टैंक्स। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी EMI भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, अपनों का भविष्य उज्जवल बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जब देश के लिए क्रिकेट खेलो तो हाथ में बल्ला और दिल में जज्बात होने चाहिए। मैं तापसी पन्नू लेकर आई हूँ शाबाश मिठू वंडर सीमेंट के साथ। आइए 15 जुलाई को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में और देखिए। जब दिल में हो जज्बात तभी तो होती है एक परफेक्ट शुरुआत। जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। मैं हूँ UPL का स्वीप पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूँ जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। UPL का स्वीप पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। UPL का स्वीप पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार। मॉनसून में गर्मी से राहत तो मिलती है, पर इस दौरान बीमारी की संभावना भी बढ़ जाती है। बरसात में असुरक्षित भोजन खाने की वजह से खाद्य जनित बीमारियों की संभावना बढ़ सकती है। कुछ अहम चीजें जिनसे हम सुरक्षित रह सकते हैं। खाना पकाने से पहले बाजार से खरीदी गई सभी चीजों को ठीक से धो लें। अपनी और आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखें। सिर्फ साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। ताजा खाना ही खाएं और उतना ही बनाएं जितनी आवश्यकता हो। बचे हुए खाने को ठंडा होते ही फ्रिज में रख दें ताकि खाने में हानिकारक सूक्ष्म जीवों का विकास न हो। और जब खाएं तो उसे अच्छी तरह गर्म करके खाएं।
जल्दी खराब होने वाली चीजें जैसे दूध दही को तुरंत फ्रिज में रखें। अपने खाने में ताजी और स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल करें। काली मिर्च, लहसुन, अदरक, जीरा, धनिया, हल्दी भी शामिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। नमस्ते बेटे। आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी 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 छोड़ो, गिफ्ट का है? लाया ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक, बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं जानी मानी लेखिका गीतांजलि श्री। गीतांजलि जी, अभी तक आपने 5 उपन्यास लिखे हैं। ये उपन्यास खासतौर पर एक अलग शैली को प्रस्तुत करता है। आप निर्मल वर्मा, कृष्णा सोपती जी, इनसे प्रभावित भी रही हैं। लेकिन इस उपन्यास की शैली, एक पाठक के तौर पर मैं बात कर रही हूँ कि जब मैं इस उपन्यास को पढ़ रही थी तो एक पाठक के लिए भी आसान पुस्तक नहीं है ये मैं कहूँगी। एक संगीतमय सी लय जरूर दिखती है, किरदारों को गढ़ा नहीं गया है, किरदार कहानी के साथ खुलते चले जाते हैं। लेकिन जो भाषा है उसके लिए मुझे खुद कई बार पलट कर दोबारा तिबारा पढ़ना पड़ा कि उसके अंश को मैं सही तरीके से समझ सकूं। आप ये मानती हैं कि पाठक के लिए थोड़ी मुश्किल तो है किताब? मुझे तो लगता है इसमें आपको मज़ा आना चाहिए कि अरे ये कुछ है लेकिन मुझे समझ नहीं आया, तो आप फिर जा रही हैं, आप दोबारा तिबारा लौट रही हैं और फिर वो खुलने लगा आपके आगे। तो ये मज़ा या ये धैर्य आप में होना चाहिए। चारों ओर देखिए, कौन सी चीज़ जो है बस उतनी ही होती है, उसके पीछे कुछ और होता है, ऊपर कुछ कहा जा रहा है, सच्चाई कुछ और होती है। जो कहा जा रहा है उसके अलावा जो चुप है उसमें असल बात छिपी हुई है। तो ये सब जब हमारे जीवन का ही अंश है तो हमको कब क्यों परेशानी होती है अगर आप कोई किताब उठाएं और आपको फौरन नहीं वो समझ में आ रही देखें। तो आपने जो लिखा है और जिस शैली से लिखा है उसको वाकई ये सब अभिव्यक्तियां उसमें मिलती हैं। हाँ। 4 शब्दों में ऐसे गहरे अर्थ छिपे होते हैं जिनको समझने के लिए एक पाठक को भी अपने आप को टटोलना पड़ता है, और शायद वो इस विशेषता है इस किताब की जो एक पाठक के तौर पे हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्योंकि रेत समाधि को आपने खुद ही बोला कि 7-8 साल का वक्त लग गया आपको लिखते हुए। मैं ये नहीं कहूँगी कि 7-8 साल क्यों लगे, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब हम कोई रचना की कृति करते हैं तो हम उसमें डूब जाते हैं। जैसे आपने कहा आप उसके साथ चल रही थी 7 साल। कितना प्रभावित किया इस लेखन ने, इस कहानी ने आपको एक व्यक्ति के तौर पर इन 7 सालों में? ज़रूर किया। मैं डूबी, और जब आप इतना डूब जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये परेशानी होती है कि अब हम इसमें से निकलेंगे कैसे। हम किसी भी चीज़ से जब जूझते हैं और उसको खोलने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम अभिव्यक्ति ढूंढते हैं, तो उस प्रक्रिया में ही हमारे लिए भी चीज़ें खुलती हैं। तो ये मैं भी इसकी पाठक हो जाती हूँ। कहने को लेखक हूँ पर असल में मैं इसको पढ़ रही हूँ। लिखते हुए भी ये मेरे लिए एक पाठ है और वो मुझे भी कुछ देता चला जाता है। इसीलिए मैं हमेशा मानती हूँ कि कृति अंततः उसका अपना अस्तित्व है, मुझसे अलग। तो जब मुझे लोग बुकर के लिए बधाई देते हैं तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कहूँ रेत समाधि बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं नहीं, ये इसने किया है। तो वो उसका अलग अस्तित्व है और वो मुझे भी कुछ दे रहा है। एक लेखिका के तौर पर गीतांजलि जी, आप में एक विशिष्टता ये है कि आपने पढ़ाई तो अंग्रेज़ी में की है, आप अंग्रेज़ी में भी किताब लिखती हैं, लेकिन आपने हिंदी में कई किताबें लिखी हैं। और मेरे को ये लगता है कि
एक भाषा को एक स्तर तक साधने में ही जीवन निकल जाता है। और अगर हम दो भाषा में ध्यान भी करते हैं, काम भी करते हैं, तो हम सोचते एक भाषा में, लिखते दूसरे में हैं। लेकिन आपकी कृति से स्पष्ट है कि ये दुविधा कभी आपके सामने आई ही नहीं है। तो कैसे हुआ ये संभव कि बचपन से ऐसा कौन सा माहौल मिला आपको कि आप इन दो भाषाओं में इतनी बेहतरीन अभिव्यक्ति कर पाई हैं? अगर हम एक से ज़्यादा भाषा जानते हैं तो हम ही ज़्यादा समृद्ध होते हैं। मैं उस वक्त में पैदा हुई जब भारत अभी नया नया आज़ाद देश हुआ था। वो कहेंगे कि आदर्श अभी हवा में था, अपने देश को लेकर, अपनी भाषा को लेकर, अपने साहित्य को लेकर। तो मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में पली बढ़ी हूँ। तो वहाँ कवि सम्मेलन होते थे, मुशायरे होते थे। हम लोग बच्चे लोग अंग्रेज़ी स्कूलों में जाते थे पर हिंदी की पत्रिकाएं पढ़ते थे। अच्छा। और हमारे घरों में, जैसे मुझे याद है इलाहाबाद में सुमित्रा नंदन पंत हमारे पड़ोसी थे, बहुत प्यार से आते थे और हम लोग वहाँ जाते थे। फिराक गोरखपुरी के संग कभी कभी हमारे पिताजी शाम का आयोजन करते थे, तो हम बच्चे लोग झांकते रहते थे, कुछ सुनते रहते थे। तो ये भाषा अलग तरह से स्कूल में नहीं उतनी, लेकिन जीवन में, और असल आप भाषा वहीं पाते हैं। बिल्कुल। आपके जब तक वो आपके रोज़मर्रा के जीवन में आदान प्रदान का जरिया ना हो, तब तक उस भाषा का कोई मतलब नहीं है। अम्मा से बातचीत हिंदी में ही होती थी। जितने आसपास हमारे जिनको हम कहते हैं कि सेवक बिरादरी जो मानी जाती है, वो सब हिंदी के थे। जो सड़कों पे जो जिनसे बातचीत हो रही थी वो हिंदी के थे, पर साहित्य सम्मेलन और मुशायरे वाले भी हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू के थे। तो हमको बहुत से स्तरों पर इस भाषा में शिक्षा मिल रही थी, अनौपचारिक तौर पे। बिल्कुल। तो इसलिए, और वो कहीं आप में रच बस गई इस तरीके से कि अब इन कृतियों के रूप में वो हमारे सामने है। तो बहुत ही सहज तरह से वो भाषा जब मैं लिखने लगी तो अपने आप ही ये हुआ कि ये तो हिंदी में ही चलेगा। जी। आपने जो अभी तक पुस्तकें लिखी हैं उनमें स्त्रियों को लेकर बहुत तरह के रूप सामने आए हैं। आपको ये भी, मेरे विचार से आपको एक एक्सपेरिमेंटल लेखिका भी कहा जा सकता है कि आपने हमेशा वक्त से आगे बढ़कर कुछ नए विषयों को कुछ नए अंदाज में रखने की कोशिश की। जैसे खाली जगह, उस किताब को खोलकर देखें तो आप पाते हैं कि कुछ खाली पन्ने भी हैं उसमें। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आपके पहली कृति से लेकर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते आते हैं, तिरोहित की बात करें, खाली जगह की बात करें, उसके बाद रेत समाधि की बात करें, स्त्रियों के व्यक्तित्व और जीवन और समाज की परतों को खोलते हुए आप दिखती हैं। क्या ये एक ऐसा विषय हम मान सकते हैं जो आपके दिल के करीब रहा है, जो आपके अनुभवों को परिभाषित करता रहा है? लेखक उन चीज़ों पे लिखेगी जो उसके भीतर किसी भी तरह की ऊहापोह मचाएंगे, और अक्सर उन चीज़ों पे लिखेगी जो कहीं दरकिनार पड़े हुए हैं, जिनकी तरफ नज़र नहीं गई है, या देख कर भी लोग अनदेखा करते गए हैं। तो वो अपने आप ये बिल्कुल सहज तरह से होगा कि आप उन किरदारों को, उन विषयों को सामने ले आएंगे। आपको लेखन से बहुत संतुष्टि मिलती है, ये तो हम समझ सकते हैं कि लेखन की ज़िंदगी ऐसी होती है लेखक की। लेकिन इसके अलावा भी क्या कोई ऐसे कार्य हैं जिनसे आपको बहुत सुकून मिलता हो? जीने में सुकून मिलता है, रिश्ते हैं उनसे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे रिश्ते, मेरे परिवार के कुछ लोग हैं, मेरी माँ हैं, मेरे पति हैं। मुझे ये इन सब के संग निभाना और साथ चलना बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं। कभी कभी लगता है कि ये क्या है, असल तो वही है। और बहुत सी जीवन की बहुत सी चीज़ें भाई, मैं थोड़ा बहुत थिएटर से भी जुड़ी हूँ, तो उसमें भी मज़ा आता है। मैं उसको इस लेखन से बहुत अलग मानती हूँ क्योंकि वो बहुत कोलैबोरेटिव लेखन है। तो हम लोग पूरा ग्रुप मिलकर बातें करते हैं, और हमारे उस आपसी बातचीत से जो निकलता है, मैं उसके आधार पे कुछ चीज़ें लिखती हूँ। तो वो मैं उसमें, और फिर जो मैं लिखती हूँ उसको भी जिस तरह से पेश किया जाता है हर स्तर पे,
वो मैं खुद देखती हूँ कि ये मेरे शब्द तो यहाँ पर कुछ और होते चले जा रहे हैं। तो मेरे लिए वो बहुत ही मेरे लिए सुकून की एक सुकून वाला तजुर्बा है। रेत समाधि को जब इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला तो उसके बाद एक बात जो उम्मीद जाहिर की जाने लगी वो ये कि अब शायद हमारे युवा हिंदी साहित्य को गंभीरता से लेंगे, इस ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे, ज़्यादा गंभीरता से पठन पाठन में भी आगे ध्यान लगाएंगे। आपको लगता है कि ये परिवर्तन आना चाहिए? क्या कहेंगे आप हमारे देश के युवाओं से आज इस मंच से? हमारा जब इतना समृद्ध साहित्य संसार है और भाषा है तो कोई वजह नहीं बनती है कि आप अपने आप को उससे महरूम रखें। क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं? तो आपके घर में है, आपके पास है। अब आज की दुनिया कुछ ऐसी हो गई है कि बड़ी तेज़ी से वो दूसरी तरफ देख रही है। अंग्रेज़ी की ज़रूरत एक दूसरी तरह से हो गई, वो सब ठीक है, अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास भी जो है उसको भी तो देखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको ये इस बात का एहसास होगा। देखिए पूरा संसार वहाँ पर है जिससे आप बहुत कम आपका साबिका रहा है, क्यों नहीं आप उधर लौटते? एक लेखिका के तौर क्या कोई ऐसी सोच है, कोई ऐसा विचार है जहन में कि कभी इस विषय पर मेरे को लिखना हो तो मैं ज़रूर लिखूंगी? देखिए दुनिया जिस तरह की है, जिस तरफ बढ़ रही है, असमानता जितनी हो रही है, इस सब को देखकर तकलीफ़ होती है और लगता है कि ज़िम्मेदारी है। साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि देखिए लेखन में हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि लेखन एक सेलिब्रेशन भी होता है। तो जो खूबसूरत चीज़ें हैं जीवन की, उसको भी हमेशा मन होता है कि इनको भी हम सामने लाएं। कला के लिए मैं हमेशा मानती हूँ कि कला कोई भी हो एक खोज की तरह होती है और हर कलाकार कुछ खोजना चाहता है अपनी हर कृति में। आपका लेखन किस खोज की ओर आगे बढ़ता है? अच्छी दुनिया, अच्छे मनुष्यता। हम चाहते हैं कि मनुष्यता छाए हमारे भी जीवन में, हमारे चारों ओर भी। तो उसी तरह की इच्छा और उसी तरह की आप कहिए उम्मीद, क्योंकि वो उम्मीद ख़त्म हो जाएगी तब तो लिखेंगे नहीं, फिर तो कोई वजह ही नहीं होगी लिखने की। पर उस उम्मीद में कि अभी भी मनुष्यता हम बचा के रख सकते हैं, उसको हम बचाएं, उस राह में बढ़ें, वो इच्छा होती है। जो तलाश आपके भीतर होती है वही है। हालांकि मैं दिल से दे रही हूँ ये जवाब, लेकिन वो सुनने में ज़रा नारा लगता है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो हर साफ दिल इंसान का जहन में एक ही विचार ज़रूर आता है कि जो भी करें वो कुछ इस तरीके से हो कि हमारे आसपास की दुनिया को बेहतर बना दे। बिल्कुल। और शायद आप अपनी लेखनी के ज़रिए भी जिस तस्वीर को उकेरने की कोशिश करते हैं, कोशिश उसके पीछे यही होती है, प्रयास यही होता है कि जो पाठक है वो अपने अंदर को टटोले और एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में बढ़े। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया गीतांजलि जी आपका हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी गीतांजलि श्री, और अब वक्त हमारे अगले सेगमेंट का। बात करते हैं आज़ादी की वीरांगनाओं की।